तो नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल के जो जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। जो भी ये क्वेश्चन रहेंगे, हर एक जो भी क्वेश्चन होगा वो बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर पर होगा, जिसमें आज की क्लास में हम महाद्वीपे, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मंदिर, मिट्टी, कबड्डी खेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड कैलूर जो झील है उसके उसके साथ रिलेटेड जो एमसीक्यू है उनको हम कवर करेंगे। ये सीरीज हमारी काफ़ी अच्छी और लंबी सीरीज चलेगी, क्योंकि हर एक सीरीज में हम काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। मीन्स कि थोड़ा जो टॉपिक है वो फुल कवर हो जाए करेगा उसमें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनकी जो पीडीएफ है उसे कलेक्ट करने के लिए आप रमन इंस्टीट्यूट की जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भूक्षेत्र है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। जो क्षेत्र सबसे कम लैंड कवर करता है दुनिया की, वर्ल्ड की, उसके बारे में है। हमारे पास टोटल जो है 5 कॉन्टिनेंट पड़ जाते हैं, सॉरी 7 कॉन्टिनेंट पड़ जाते हैं। इन कॉन्टिनेंट में जो एरिया के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो क्रिएट होते हैं। आज इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि सबसे कम भूक्षेत्र वाला जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे कम एरिया है, इसके लिए ये सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट महाद्वीप है और सबसे कम जो एरिया है वो कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो एशिया आ जाता है। हमारे पास कुल जो है 7 कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एशिया है जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये है 29.5%। और दूसरे स्थान पर है अफ्रीका जो कि 20.3% है। और तीसरे नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका जो कि 16.5% एरिया कवर करता है। फोर्थ स्थान पर है दक्षिणी अमेरिका जो कि 12% एरिया कवर करता है। और 5 नंबर पर आता है जी अंटार्कटिका जो कि 8.9% एरिया है जो कवर करता है। और 6वें नंबर पर आता है जी यूरोप। यूरोप के पास है जी 6.7% एरिया। और 7वें नंबर पर आता है जी ऑस्ट्रेलिया जो कि है जी 5.2%। एक कुछ एरिया के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो ऐड किया है। कोशिश रहेगी कि जो भी क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा उसकी सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐड कर दिया करूँगा, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है एक ही क्लास में जो है कवर हो जाए। जनसंख्या के आधार पर हम बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या रहती है वो एशिया में है। तकरीबन 62% जो पॉपुलेशन है वो एशिया में रहती है। दूसरे स्थान पर अफ्रीका आता है जिसमें 15.64% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। तीसरे स्थान पर आता है जी यूरोप जिसमें 8.41% जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। चौथे स्थान पर नॉर्थ अमेरिका जाता है जो कि 7.83% एरिया पॉपुलेशन है जो कवर करते हैं। फिफ्थ स्थान पर आता है जी दक्षिणी अमेरिका जो कि 5.61% एरिया कवर करता है। और सिक्स स्थान पर आता है जी ऑस्ट्रेलिया जो कि 0.5% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की अपने अंडर रखता है। और सातवें स्थान पर आता है जी अंटार्कटिका जो कि 0.01% आता है। अंटार्कटिका जो है इस पे किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति जो है निवास नहीं करता, बट जहाँ पर रिसर्च सेंटर है ज़रूर इस्टेब्लिश किए गए हैं जिस पर रिसर्च जो किया जाता है, जिसमें से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो मिशन है भारती वो यहीं पर है जिससे रिसर्च की जाती है। ठीक है। और भारती जहाँ पर रहता है, मैत्री जहाँ पर जो है स्थित है, जहाँ पर रिसर्च की जाती है जो कि यहाँ पर काम कार्य एज ए रिसर्च के तौर पर। वैसे जहाँ पर पॉपुलेशन जो है नेगेटिव है, बिल्कुल भी पॉपुलेशन जहाँ पर निवास नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। भाषण और अभिव्यक्ति ये कौन से मौलिक अधिकार में ऐड किया गया है? भाषण हो चाहे अभिव्यक्ति हो, एक तरह की स्वतंत्रता है। और ये वाला जो पार्ट रहेगा मौलिक अधिकार का, ये स्वतंत्रता के, फ्रीडम के, राइट के अंडर ही रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता की जो बात की गई है इसके लिए हमारे पास सी आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा।
ओके, सो फंडामेंटल राइट जो है वो हमने यूएसए से कलेक्ट की है, मीन्स ये कंसेप्ट हमने यूएसए से कलेक्ट किया हुआ है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब इसमें तकरीबन 7 फंडामेंटल राइट थे, बट साल 1976 में 42वीं जो अमेंडमेंट हुई थी उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हमारा 7th नंबर फंडामेंटल राइट था उसे रिमूव कर दिया गया। और वर्तमान हमारे पास जो है 6 फंडामेंटल राइट मौजूद है। जब इसे रिमूव कर दिया गया था तो इसे फंडामेंटल राइट्स में से निकाल कर राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300 ए में शामिल कर दिया था, और ए प्रेजेंट में एक लीगल राइट है। सो पहले फंडामेंटल राइट था, बट प्रेजेंट में वर्तमान समय में ये एक लीगल राइट है, मीन्स कानूनी जो कह सकते हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, और भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता रहती है वो संविधान के आर्टिकल 19 में रहती है, यानी कि 19 नंबर आर्टिकल के तहत हमें भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो पेश होती है। ओके, और 19 आर्टिकल में हमें 6 प्रकार की जो फ्रीडम दी गई है, जिसमें से अक्सर पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमारे भाषण और अभिव्यक्ति की पूछ लिया है। इसके अलावा प्रेस की जो फ्रीडम है वो भी पूछ लेते हैं, वो भी 90 नंबर आर्टिकल और धारा 1 में जो है इंक्लूड है। ठीक है, सो ये काफ़ी आता है। सो प्रेस की जो फ्रीडम आ जाती है क्या। ओके, तो हमारे पास 6 जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें से सबसे पहला है जी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। और दूसरा है जी स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पाँचवें में है संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और 6वें नंबर पर आता है हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 से 35 तक। वैसे नॉर्मली ये 32 में ही आता है, और 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में हम सीधा जो दर्ज कर सकते हैं पिटीशन अपनी। और इसके तहत अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिल रहे, हमारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे, तो उसके हेल्प से, मीन्स सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से हमें उसे लागू करवा सकते हैं। इसी तरीके से हाई कोर्ट का भी जो आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में भी हम हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनके लिए पटिशन जो है जारी करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो का मंदिर, कामाख्या मंदिर, सतुर मातृ सूर्य मंदिर, या दिलवाड़ा मंदिर। सो चारों मंदिर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पक्ष से, बट जहाँ पर पूछा गया जी कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। सो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध जहाँ पर खजुराहो का मंदिर है, जो कि बहुत ज़्यादा इसी चीज़ के लिए फेमस है। कामाख्या मंदिर भी वैसे आता रहता है। सो ये मंदिर जो है ये असम में पड़ जाता है। सो एग्ज़ाम के पक्ष से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सूर्य मंदिर, सन टेम्पल या कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा में आ जाता है, उड़ीसा में आ जाता है। ओके, इसके अलावा दिलवाड़ा मंदिर जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में है। सो ये भी काफ़ी मशहूर जो मंदिर है, सो एग्जाम तक से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं खजुराहो का मंदिर। जो खजुराहो का मंदिर है इसे नागर शैली में बनाया गया है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जो खजुराहो का मंदिर है इसे नागर शैली में बनाया गया है। इसमें कुछ इस तरह के जो दृश्य है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कामुक दृश्यों को प्रेजेंट करते हैं। और ये खजुराहो का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला है वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण तकरीबन 950 से लेकर 1050 ईस्वी के दरमियान बनाया गया था, जो कि चंदेल वंश के शासक से उन्होंने द्वारा इस मंदिर को क्रिएट किया गया था। और ये मंदिर जो है जैन मंदिर के स्मारकों के दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन में स्थित है, यानी कि जैन मंदिर भी यहीं पड़ता है खजुराहो वाले क्षेत्र में, और वहीं पर ये वाला मंदिर भी जो है वो स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कामुक दृष्टि को पेश करती है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा? परजीवी मिश्रण कहा जाएगा, गर्भ निरोधक मिश्रण कहा जाएगा, अति अधिक यौगिक कहा जाएगा, जो फिर संपार्श्विक मिश्रण कहा जाएगा। सो जब तरल माध्यम में केवल पानी है
तो उस मिश्रण को क्या कहा जाएगा? तो उस मिश्रण को कहा जाएगा संपार्श्विक मिश्रण कहा जाएगा, क्योंकि ये तरल माध्यम के थ्रू जो है पानी देखने को मिलता है, इसके थ्रू किसी भी तरह के हमें पानी में मिश्रण में कोई भी चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सो इसमें जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जल में जब नमक होता है तो नमक पूरी तरह जो है जल में घुल जाता है, सो वो कभी भी दिखाई नहीं देता ना, सो पता नहीं चलता है कि इसमें नमक है या नहीं है, बट जब हम उसे पीते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि इसमें शायद नमक है। सो ये जो कण होते हैं जब पानी में नहीं दिखाई देते, तब इस मिश्रण को संपार्श्विक या सम्मागी मिश्रण कहा जाता है। यदि ये बिस्मागी मिश्रण है तो उसमें इसके उल्ट प्रक्रिया होगी कि जब हम पानी में कोई भी चीज़ घोलेंगे तो उसके जो अणु है, उसके जो कण है वो दिखाई देंगे। जैसे कि पानी में हम जब तेल का मिश्रण मिलाते हैं तो तेल अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, सो इसके जो अणु है, जो कण है वो हमें दिखाई देंगे, बट जब हम पानी में नमक घोलेंगे तो तब हमें उसके जो कण है वो दिखाई नहीं देंगे। सो इसका मेन कारण ये रहता है कि ये बिस्मागी मिश्रण है, मीन्स इसमें ये घुलनशील नहीं होते, और वहीं पर जो नमक है वो घुलनशील होता है, घुल जाता है पानी में। ओके, सो इसलिए वो दिखाई नहीं देते उनके कण। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से, जकी रां की मिट्टी से, लाल मिट्टी से, या काली मिट्टी से? सो भारत की अधिकांश भाग यानी कि अधिक भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो कि हिमालय पर्वत से निकली हुई नदियों से क्रिएट होती है, जो अपने साथ वो मिनरल्स लेके आती है, उसे गंगा के मैदानों में जो है डिपॉजिट कर देती है। वहाँ पर जो मिट्टी जमा होती है, जो डिपॉजिट हो जाती है, उसे ही हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो सबसे अधिक उपजाऊ है, इसमें कोई भी फसल जो है उगाई जा सकती है। और एक चीज़ और भी नोट कर लेना है, वैसे तो मैं आगे और भी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो क्रिएट करूंगा ताकि आपको हर एक चीज़ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो मिल जाए, बट कुछ का तक मैं जहाँ पर बताता हूँ। एक जहाँ पर हमें काली मिट्टी से लेकर पूछ लेते हैं। सो काली मिट्टी को हम कपाही मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जो है कपाह की प्रोडक्शन देखी जा सकती है। और ये जो मिट्टी है इसका जो निर्माण होता है वो लावे से होता है, इसीलिए ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, खासतौर पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में। सो ये लावा से क्रिएट हुई मिट्टी होती है, जब लावा ठंडा हो जाता है तो उससे ये मिट्टी है जो बन जाती है। भारत के बहुत सारे हिस्से में तकरीबन तकरीबन 43% एरिया में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी को हम अल्यूवियल सॉयल भी कह देते हैं। ओके, सो इस मिट्टी को लेवल से कहते हैं सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके और भी कई सारे भाग है, वो मैं आगे वाली क्लास में डिस्कस करूँगा, फिलहाल इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिया है। सो जिस ये मिट्टी है जो सतलुज, गंगा, जमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लेकर जो मिट्टी आते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, जब वो अपने उस क्षेत्र में मिट्टी को डिपॉजिट कर देते हैं, तब जी जलोढ़ मिट्टी है उसका जो निर्माण है वो होता है। सो इसमें किसी भी तरह के कंकड़ जो नहीं पाए जाते, बिल्कुल मुलायम होती है, जिसमें किसी भी फसल को बड़ी अच्छी से जो उगाया जा सकता है, जैसे कि यूपी हो जाता है, बिहार हो जाता है, पंजाब, हरियाणा, ये सारे मैदान जो है ये जलोढ़ मिट्टी के ही बने हुए हैं। ओके, भारत में तकरीबन 8 प्रकार की जो मिट्टी देखने को मिलती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में है, दूसरी काली, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी लैटराइट मिट्टी, पांचवी पर्वतीय मिट्टी, खुश्क और रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय मिट्टी यानी कि खारी मिट्टी, इसके अलावा तेजाबी मिट्टी। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमें 8 प्रकार की जो मिट्टी है वो देखने को मिलती है। कुछ मिट्टी को मैंने मैप में ऐड कर दिया, जैसे कि हम जो फॉरेस्ट और पर्वतीय जो मिट्टी देखते हैं वो ख़ास तौर पर जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वाले पार्ट्स में हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अल्यूवियल सॉइल, जो कि सबसे अधिक मात्रा में 43% देखने को मिलती है, ये पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात का कुछ क्षेत्र और इसके अलावा पूर्वी तट पर भी इसके अवशेष जो है जो अल्यूवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, सो उसके देखने को मिलते हैं। सो सारे जो ईस्टर्न घाट है वहाँ से लेकर नीचे तक, ठीक है, सो वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जो जो सॉइल मिलती है उसे हम अल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी कुछ मैदान जो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेड सॉइल, रेड और येलो, ये दोनों है जो झारखंड हो गया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
एंड त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के कुछ क्षेत्र में हमें रेड एंड येलो सॉइल वो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल खास तौर पर जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है सबसे अधिक मात्रा में। इसके अलावा पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में भी जो है जो ब्लैक सॉइल है वो देखने को मिलती है। सो ये दोनों ही क्षेत्र बड़े तौर पर जो है काली काली मिट्टी को अपने अंदर समाये रखते हैं, इसीलिए जो कपास की खेती है वो यहीं पर ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। सो लेटराइट मिट्टी जो है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट पर, जैसे कि गोवा हो गया है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हो गया, कर्नाटक, केरला का कुछ हिस्सा एंड उड़ीसा का कुछ हिस्सा एंड मेघालय में देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट है एरिड यानी कि मरुथली मिट्टी जो है ये राजस्थान में है। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राजस्थान में ही जो है रेगिस्तान देखने को मिलता है। यहीं पर सबसे बड़ा मारूथल भारत का थार मारूथल है वो भी यहीं पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ चार्ट बनाया हुआ है, वैसे तो ये थोड़ा डाटा करेक्ट नहीं है बट मैंने ऐड कर दिया। जैसे कि ओलिवल सॉइल जहाँ पर 43% है बट जहाँ पर 22.16 दिखाया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास रेड सॉइल आ जाती है जो कि 28% आ जाती है। ब्लैक सॉइल हमारे पास 29.69% आ जाती है। इसके अलावा सलाइन और अल्काइन यानी कि खारी और तेजाबी मिट्टी जो है वो है 1.29%। इसके अलावा पीट और मार्शी सॉइल जो आती है 2.17% आ जाती है। लेटराइट मिट्टी 2.62 आ जाती है। एरिड और डेजर्ट सॉइल जो है 6.13% एरिया कवर करती है। और माउंटेन जहाँ जंगली जिसे फॉरेस्ट सॉइल भी कह देते हैं, ये तकरीबन 7.94% एरिया कवर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? AKFI, IKF, फीफा, BCCI। सो फीफा फुटबॉल से संबंधित है, जी तो आपको पता ही है, लास्ट ही फुटबॉल का फोकर हटा है। BCCI क्रिकेट से संबंधित है, ये भी अभी हमने काफ़ी सुना है क्योंकि मैच हुए थे। सो इनमें से दो ऑप्शन रह गया, दो ऑप्शन में से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है AKIF, ये कबड्डी के खेल से संबंधित है क्योंकि ये कबड्डी को ऑर्गेनाइज करता है भारत में। सो इसके द्वारा जो है मैच करवाए जाते हैं। सो AKFI की फुल फॉर्म है द अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको तकरीबन 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जयपुर में स्थित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कबड्डी के मैच करवाना है, जिसके थ्रू पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता कबड्डी की जो कि तमिलनाडु में करवाई गई थी, मद्रास में, जिसका नाम बदलकर वर्तमान समय चेन्नई रख दिया गया। सो उसने आयोजित करवाई थी। इसी तरीके से जो महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, सो इसे भी AKFI के द्वारा फर्स्ट टाइम जो कह सकते हैं आयोजित करवाया गया था, ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इसी तरीके से हमारे पास AKFI आती है जैसे एशियन कबड्डी महासंघ या फेडरेशन कहा जाता है। ये तकरीबन 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये कबड्डी से रिलेटेड है। और फीफा जो है ये फुटबॉल के मैच करवाता है। BCCI जो है ये क्रिकेट के मैच करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन 7 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई? 1885 में हुई, 1950 में, 1899 में, 1947 में। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, यानी कि तकरीबन 1885 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यस, सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। मुंबई में, बॉम्बे में इसे इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। बॉम्बे में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और संस्थापक थे A.O. ह्यूम, इनके द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके साथ दादा भाई नौरोजी जो थे वो भी शामिल थे। इसके जो पहले अधिवेशन था उसके जो अध्यक्ष रहे थे, चेयरमैन रहे थे, वो उमेश चंद्र बनर्जी रहे थे। सो इनके पहले जो कह सकते हैं चेयरमैन थे। ठीक है, सो जो पहला सम्मेलन था उसमें तकरीबन 72 प्रतियोगिताओं ने जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी काफ़ी आता है। और इस पार्टी के कुछ प्रमुख अध्यक्ष, जिसमें सबसे पहले उमेश चंद्र बनर्जी हो जाता है, दूसरा है हमारे पास दादा भाई नौरोजी, तीसरे हमारे पास बदरुद्दीन त्याबी जो कि फर्स्ट मुस्लिम होते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। चौथे नंबर पर आता है जार्ज जुले जो कि फर्स्ट
अंग्रेज जब फर्स्ट इंग्लिश मैन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेयरमैन बनते हैं। इसमें से प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की, एनी बेसेंट आ जाते हैं। तो ये आयरलैंड के थे और इनके द्वारा एक मूवमेंट भी जो है शुरू की गई थी जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट। सो तकरीबन 1916 में इन्होंने ये मूवमेंट शुरू की थी। और जब महात्मा गांधी भारत से बाहर जाते हैं तकरीबन 1893 में, तो तभी ये एंटर होती है हमारे भारत में। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है। यही भारत की सबसे पहली गवर्नर राज्यपाल बनती है उत्तर प्रदेश में। ओके। और इसी तरह से ये सरोजनी नायडू जो है भारतीय संविधान सभा के मेंबर के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन। सो आणविक अखंड है मीन्स इसमें अखंड के रूप में है। सो ये आर्गन है जो एक तरह की एक गैस के रूप में भी हम जानते हैं। सो ये है एक आणविक अखंड। आर्गन का रासायनिक तत्व है, प्रतीक के रूप में से AR से प्रेजेंट किया जाता है और इसका जो परमाणु अंक है वो 18 आ जाता है। ये साइंस का सवाल रहेगा और ज्योग्राफी का भी जे रहेगा। ठीक है। ये एक निष्क्रिय गैस है जो कि आणविक रूप से अखंडित होती है और पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद तीसरे नंबर पर आती है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज हमें देखने को मिलती है वो 78.08% आ जाती है। ऑक्सीजन जो है वो 21% आ जाती है और आर्गन जो है वो 0.93% यानी कि तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आ जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। और आर्गन गैस का एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा ये करती है कि जब अर्थक्वेक आता है तो तब इसकी मात्रा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में अधिक हो जाती है। सो माना जाता है इसके लिए। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 8 बिंदु बे, डंकन का संकरा रास्ता, 10 डिग्री क्रीक या कोको बे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, काफ़ी ये एग्जाम में आता है। सो इनमें से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जो पार्ट है उसे 10 डिग्री क्रीक और 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल के रूप में भी हम जानते हैं। ओके। सो इसमें से सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 10 डिग्री चैनल जल संधि। ये भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल। इसी तरीके से 8 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। इसी तरीके से पाक जल डमरू आ जाता है, जब पाक स्टेट आ जाता है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को जो जोड़ कर रखता है उसे हम राम सेतु ब्रिज कहते हैं, जो कि इसे एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। ओके। राम सेतु ब्रिज। दुनिया में बहुत सारे इस तरह के जो रास्ते हैं जो दो कंट्रियों को वक्त करते हैं, जो इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि 17 पैरेलल ये लाइन है जैसे कि हमारे ग्लोब पर देखने को मिलती है इस तरीके से, जहाँ से जो दो देश है वो अलग होते हैं। हालांकि होते इकट्ठे बट बाउंड्री के रूप में माने जाते हैं। 17 पैरेलल जो है ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम को जोड़ते हैं, जो अलग करते हैं। 31 पैरेलल जो लाइन है जो ईरान और इराक को कनेक्ट करती है। 38 पैरेलल जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को ज्वाइंट करती है, कनेक्ट करती है। 49 पैरेलल जो है ये USA और कनाडा को कनेक्ट करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रूड लाइन भारत की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है। इसके अलावा इंडिया का नाम यहाँ पर मेंशन करना बनता है क्योंकि ये खास तौर पर जिस क्षेत्र में आती है। वैसे पहले ये ड्रोन रेखा जो थी ये भारत को जोड़ती थी। वर्तमान समय जो क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर का वो पाकिस्तान के अंडर है, तो इसलिए उसे हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। ये तकरीबन 1893 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास मैकमोहन रेखा जो कि चाइना और इंडिया के विचकार है। तीसरी जो हमारे पास लाइन आ जाती है वो मैग्नोट लाइन आ जाती है जो कि जर्मनी और फ्रांस के विचकार में है। मनरहीम लाइन रशिया और फिनलैंड के विचकार स्थित है। रेड क्लिफ रेखा जो इंडिया और पाकिस्तान के विचकार है, जो कि 17 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू लाइन, लेबनान और इसराइल के विचकार जो लाइन है उसे ब्लू लाइन कहते हैं।
ये सारी प्रमुख जो इंटरनेशनल लेवल की लाइंस है, जो दो देशों को कनेक्ट करती है, बाउंड्रीज है, उनका नाम है, उसे हम जिन नाम देते हैं। सो सारी ऑलमोस्ट मैंने ऐड कर दिया इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर, श्रेय रोग या टीबी रोग डैश के कारण होता है। सो प्रोटोजोमा के अनुसार, प्रोटोजोआ के कारण, कवक के कारण, वायरस के कारण, या बैक्टीरियल के कारण टीबी रोग जिसे हम कह देते हैं। सो दमे का रोग भी इसे हम कह सकते हैं। सो टीबी रोग का जो कारण रहता है वो बैक्टीरिया रहता है। सो बैक्टीरिया से जे हमारे कई सारे पार्ट्स में जो है इन्फेक्शन करते हैं, जिससे हमें टीबी जैसी जो बीमारियां वो हो जाती है। क्षयरोग रोग या टीबी एक गंभीर संक्रात्मक और बैक्टीरिया से होने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसे इसका टाइम पर ना पता चले तो काफ़ी जो नुकसान हमारी बॉडी का कर देती है। सो ये जो बीमारी है ख़ास तौर पर हमारे फेफड़ों पर जो है अफेक्ट करती है, फेफड़ों को अंदर से जो है खोखला कर देती है, जिससे हमें खांसी की जो प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। इसके अलावा हमारे सांस लेने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सो इसमें जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है, इसी के लिए हम इसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। टीबी मीन जैसे से है, ओके। और ये ज़्यादातर जो है खांसने और छींकने से फैलता है। जब कोई खांसता है तो एक दूसरे से ये वायरस चला जाता है, यानी कि उसे हम छूत की जो बीमारी है वो भी कह सकते हैं। विश्व श्रेय दिवस या विश्व टीबी दिवस जो हम मनाते हैं वो 24 मार्च को है, मनाते हैं। सो साल 2022 से हम पूरी तरह जो है इसके लिए बहुत सारा कार्य कर रहे हैं कि टीबी को बर से जो है मुक्त किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास 11 नंबर, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की संपेख गति है शामिल हो रही है, बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं है, या संघर्ष होता है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की संपेख गति क्या रहेगी? सो ये गति जो होगी संघर्ष की होगी, मीन्स के जो एक दूसरे से कनेक्ट होगी ना, सो संघर्ष होता है उसमें। तो घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की संपेखित गति संघर्ष है। सो घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच संपेखित स्पर्शी गति विरोध करता है। घर्षण दो प्रकार का होता है, एक स्थैतिक घर्षण होता है, दूसरा गतिज घर्षण होता है। तो दो तरह की इसकी हमें किस्म दिखाई देती है। नेक्स्ट है जी 12 नंबर, कालूर झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? गंगा और महानदी के, गोदावरी और कृष्णा वे, महानदी और गोदावरी पर, कृष्णा और कावेरी। कैलूर झील जो है ये किसके त्रिकोण में देखने को मिलती है? तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में हमें देखने को मिलती है। विचकार कैलूर जो लेक है वो स्थित है। कैलूर लेक जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि कृष्णा जिले में पाई जाती है। ये एक मीठे पानी की झील है, लेक है, और यह कैलूर जो झील है गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में हमें देखने को मिलती है। ये झील चिल्का लेक झील और पुलिकट झील की तरह एक लेगून झील है। सो तीनों ही जो झीलें हैं हमें ईस्टर्न घाट में देखने को मिलती है, चाहे वो कैलूर झील हो, चाहे चिल्का झील हो, चाहे पुलिकट हो। तो जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी लेगून टाइप की झील है, जो कि समुद्र के कंढे पर बनी होती है। उड़ीसा राज्य में ये स्थित है चिल्का झील, ठीक है। इसे लेगून झील भी जो कह देते हैं। सो इसे कैलूर झील को साल 1990 को भारत के वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यज अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, यानी कि इसे सुरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तहत भी शामिल किया गया है, यानी कि इसे रामसर साइट में भी है दर्ज कर लिया गया है। कैलूर में ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 2, 4, 12 और 1। सो लोकसभा में एंग्लो इंडियन मेंबर जो थे उन्हें मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया जा सकता था 2 को, और इन्हें नॉमिनेट कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था हमारे देश का, बट अभी नहीं है, पहले था 2020 से पहले। सो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के दर्ज कर सकता था, नॉमिनेट कर सकता था, बट इसे 104 में संशोधन के तहत 25 जनवरी 2020, ठीक है, 25 जनवरी 2020 के तहत इसे रिमूव कर दिया गया है। अब ना तो लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति, और ना ही राज्य की विधानमंडल में 1 मेंबर राज्यपाल गवर्नर जो है वो सीट को नॉमिनेट करा सकता है। सो इन्हें रिमूव कर दिया गया 104 नंबर संविधान संशोधन के तहत। बट इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों को जो आरक्षण है, रिजर्व
है उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया, अभी अभी वो वर्किंग में है, बट ये अभी चल रहा है, ठीक है। और आर्टिकल 333 के तहत ये मेंशन था कि जब 70 साल पूरे हो जाएंगे हमारे संविधान को लागू हुए, तब हम इसे रिमूव कर देंगे। 2020 में ये 70 साल पूरे हो गए थे हमारे संविधान को लागू हुए, सो उस दौरान इसे रिमूव कर दिया था। ओके, हाईएस्ट सीट की बात करें लोकसभा में तो ये यूपी की है, 80 है। और लोएस्ट सीट की बात करें लोकसभा की तो सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड, इनके पास एक एक सीट है, जो कि सबसे कम सीट्स पाई जाती है लोकसभा की। नेक्स्ट है हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उसे व्यक्ति को घर के बासठ हाल में एक भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना गया, मीन्स चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानमंडल भी हो सकता है राज्य का, सो अगर दोनों में किसी में चुना गया है, पहले वो एक में काम कर रहा था और दूसरे में भी उसने इलेक्शन में जो है जीत हासिल कर लिया, तो उसे किसी एक सदन में से जो है अपने आप को हटाना पड़ेगा। सो इसके लिए उसे ज़रूरी है कि वो अपनी सूचना जो है संसद को दे कि मैं इस सदन से रिमूव कर रहा हूँ और एक सदन में मैं बना रहना चाहता हूँ। तो उसके लिए उसे कितने दिन पहले जो है सूचना देनी ज़रूरी है, या कितने दिनों में? सो 30 दिन है, 14 दिन है, 10 दिन है और 7 डे है। सो 10 दिन के अंदर जो है किसी भी व्यक्ति को जो दोनों सदनों में से जीत गया है उसमें से एक को अडॉप्ट करना पड़ेगा और एक को लिफ्ट करना पड़ेगा। अगर किसी को हटाना है तो उसके लिए 14 दिनों का जो है टर्म है कि 14 दिन पहले हम उसको नोट्स देंगे और उसके बाद हम उस पर जो भी मामला है उसे दर्ज करवा कर संसद के द्वारा पास करवा के उसे हटा सकते हैं। ओके, और 10 दिनों के अंदर हमें ये सूचना देनी लाजमी है कि हम इस सदन से हट रहे हैं और नए में जा रहे हैं। द जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68 धारा 1 में संविधान का अनुच्छेद 101 धारा 1 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दोनों सदन के भवन यानी कि दोनों सदनों का लिए चुना जाता तो उस व्यक्ति को 10 दिनों के अंदर अंदर किसी एक में ज्वाइन करना होगा और एक को जो है लिफ्ट करना होगा, और उसकी जो जानकारी उसे देनी लाजमी है, नहीं तो उसकी दोनों तरह की जो मेंबरशिप है वो खारिज हो जाएगी। नेक्स्ट है 15 नंबर, कोशिकाओं के नाभिक का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट हॉक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंथोनी वान लिगोने ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? सो कोशिकाओं के नाभिक का जो आविष्कार किया है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिकाओं के नाभिक का जो आविष्कार किया गया था। ओके, सो स्कॉटिश था, स्कॉटलैंड का था, वनस्पति शास्त्री था। इसके अलावा रॉबर्ट हॉक ने साल 1665 में कोशिकाओं की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की जो है को खोज थी। एंथनी वान लिवडेनहॉक ने प्रोस्टेटेड एंड बैक्टीरिया की जो है खोज की थी। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है साइंस के रूप में। नेक्स्ट है अपने पास 16 नंबर, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? सांची में है, सारनाथ में है, पाटलिपुत्र में है या महरौली में है? अशोक स्तंभ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तकरीबन हर एक एग्जाम में आता ही है। तो इसमें आता है जी सारनाथ। तो सारनाथ में स्थित है जी हमारा अशोक का स्तंभ सिंह। ओके, सो अशोक स्तंभ जो है ये वाराणसी में पाया जाता है, सारनाथ में, जो कि हमारे बिहार वाले में क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, अशोक का स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा था। सो 250 ईस्वी पूर्व में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 4 शेर है और चारों दिशाओं की तरफ इसके जो मुंह है वो देखने को मिलते हैं। अशोक स्तंभ जो भारत सरकार के एक राष्ट्रीय प्रतीक भी है और इसे धर्मचक्र का प्रतीक भी जो है माना जाता है, क्योंकि इससे पहले अशोक ने जो है हमला किया था कलिंगा में, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया था, मीन्स के अपना जो धर्म है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और युद्ध की नीति थी उसे त्याग दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? मीन्स रबड़ है, पॉलिस्टर है, न्यूलॉन है, बैग है, जेरियन है? सो निम्नलिखित में से लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनाया गया फाइबर जो है वो है जिनमें से रेयान। रेयान एक इस तरह की जो फाइबर है जिसे कि लकड़ी की गुद्दी से बनाया जाता है, लुगदी से बनाया जाता है। ये कह सकते हैं कि मैन मेड एक तरह की जो फाइबर मिलेगी, मैन मेड रेयान। सो रेयान जो है एक सेल्यूलोज निर्मित एक तंत्र है
इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुत लोगों से किया जाता है, मीन्स कि हमने लकड़ी से किया है, ठीक है। ये वाला जो पदार्थ है एक अर्थ यानी कि सेमी नेचुरल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। कपड़ा उद्योग में जो उद्योग में जो कमल का प्रयोग किया जाता है उसे हम रेशम कह देते हैं, कपड़े के लिए जो प्रयोगता है। बट जब हम रेयन लकड़ी लकड़ी पर रासायनिक प्रक्रिया को दोबारा बनाते हैं तो इससे फाइबर का जो निर्माण होता है, इसी मिश्रण से जो है कपड़े को तैयार किया जाता है रेयन से। नेक्स्ट है हमारे पास 18 नंबर, रियो पैरा ओलंपिक्स 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिका ने कौन सा पदक जो है जीता था? तांबे का, रजत का, सोने का या कांसे का? सो इनमें से कौन था? तो सिल्वर देखने को मिलता है, रजत जो है इन्होंने हासिल किया था साल 2016 में। रियो पैरा ओलंपिक है। पैरा ओलंपिक जो है किसी भी तरह से जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, प्लेयर्स है, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है। ओके, पैरा ओलंपिक रियो में साल 2016 में हुई थी। पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक में जो विजेता रहती है वो जो दीपिका मलिक है, जो रजत यानी कि सिल्वर मेडल जो है हासिल करती है। दीपा मलिक जो है ये जैवलिन थ्रो से जुड़ी हुई है। इसके अलावा तैराकी और मोटर रेसिंग के लिए भी जानी जाती है। ये दिव्यांग मीन्स के हैंडीकैप्टेड एक प्लेयर है और सोनीपत क्षेत्र से है जो कि हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास 19 नंबर, दक्षिणी भारत मंदिरों का प्रवेश द्वार डैश को कहा जाता है? गोपुर को, घर को, विमान को, अंतरिक्ष को? दक्षिणी भारत का मंदिरों का प्रवेश कहा जाता है गोपुर को। सो गोपुर एक इस तरह का मंदिर है जो कि दक्षिणी भारतों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। सो गेट वे ऑफ इंडिया नॉर्थ साइड में दक्षिणी भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार गौपुरम या गौपुरम को भी कहा जाता है। इसे गौपुरम या गौपुर भी कह सकते हैं। ये एक स्मारकीय अटल की है जो कि शिल्प की बड़ी ही जबरदस्त क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलती है। हिंदू मंदिरों से ये संबंधित है, हिंदू रिलीजन से ये जुड़ा हुआ एक पार्ट है। और गौपुर जो क्षेत्र है ये दक्षिणी भारत में स्थित है जो कि तकरीबन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और श्रीलंका के दक्षिणी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। और इसी शैली में जो है इसे बनाया गया है, वास्तुकला में से बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझता है? काम विकास करना, आर्थिक विकास करना, सतत विकास करना, आर्थिक समृद्धि। सो कि भविष्य में भी उसे प्रयोग किया जाए और आज की जो ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा किया जाए। सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ को अपनाना चाहिए? सो सतत का, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं हम, सो उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि हम आज के समय भी उसे स्रोतों को यूज कर सकें और कल को आने वाली कल के लिए भी हम उसे संभाल कर रखें। इससे वातावरण को, पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, बट हम आज की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं और कल वाली ज़रूरतों को भी इसमें पूरा कर सकते हैं। ओके, खासतौर पर इसे इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम एनवायरनमेंट को जो है साफ सुथरा रख सकें, उसे किसी भी तरह का कोई खतरा जो है ना होने दें। तो आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये क्लास अच्छी रही होगी और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जो स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें ताकि हमारे पास और भी जो स्टूडेंट है इन क्लासों को ज्वाइन कर सकें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।